नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ स्टॉक बॉक्स का बिज़नेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे बिज़नेस स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस इन दोनों के न्यूज़ को हम लोग एनालाइज़ करते हैं। हम ये मानते हैं कि लोगों के लिए नॉर्मल न्यूज़पेपर से ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना, क्योंकि उन्हें अपने जॉब्स, उनके फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स हर चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे इनसाइट्स मिल सकते हैं। तो जितने अच्छी इनसाइट्स वाली न्यूज़ है हम उनको कवर करेंगे और हम एनालाइज़ करेंगे कि क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं इससे और क्या इनका कॉज़ है एंड क्या इनका एनालिसिस है। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये है फोर्ड के बारे में एंड ओवरऑल ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज़्यादा है। 2 साल के बाद फोर्ड फिर से इंडिया आया है टू मेक ई कार्स फॉर एक्सपोर्ट्स। यस, इलेक्ट्रिक कार्स की यहाँ बात हो रही है, ईवी की। अमेरिकन कार मेकर है फोर्ड मोटर्स एंड फिर से अपना प्रेजेंस ये इंडिया में लाने वाली है, जहाँ पे ये रीस्टार्ट करेगी मैन्युफैक्चरिंग को एट चेन्नई फैसिलिटी। 2 साल पहले इन्होंने ऑपरेशंस को हॉल्ट कर दिया था और इंडिया से एग्जिट भी ले लिया था। इस टाइम इनका फोकस रहने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एक्सपोर्ट्स। ये करेंगे कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। यस, सो ओवरऑल जो चेन्नई में इनकी फैक्ट्री थी ये स्टार्ट हो सकती है यहाँ पे एंड इसके अलावा मे बी अगर ये ग्रो करें तो आगे और प्लान्स भी सेटअप कर सकते हैं। सो इट इज़ जो ये फैक्ट्री है इनकी, ये फोर्ड प्लस ग्रोथ प्लान का एक की पार्ट बनने वाली है, जहाँ फोर्ड ग्लोबल मार्केट्स में टैप करेगा जो इतनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे पॉलिसीज़ भी लेकर आए हैं स्टेट्स, जैसे कि तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में बहुत अच्छी पॉलिसीज़ भी आई है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज़ भी वहाँ पर जा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग अच्छा खासा जा रहा है ओवरऑल अगर आप देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर का एंड साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी काफ़ी हेवीली वहाँ पे प्रेज़ेंट है। तो वहाँ लोगों को ना स्किल लेबर की कमी है, वहाँ पे कॉलेजेस बहुत हैं, वहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत हैं, हायरिंग आसानी से हो जाती है। जो सिस्टम है, वहाँ पे इस तरीके से सेटअप है कि आई थिंक कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जो साउथ इंडिया में ही हैं, लेकिन तमिलनाडु से वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो करीब 4000 एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे इस प्लांट में, जिसकी हम बात कर रहे हैं जो चेन्नई में सिचुएटेड है एंड 12,000 एम्प्लॉइज़ हैं करंटली इंडिया में, फोर्ड बिज़नेस सॉल्यूशंस के तहत एंड फोर्ड का सिर्फ मोटर का काम नहीं है, और भी चीज़ें हैं इनके पास और इंडिया में अभी भी ये प्रेज़ेंट है। तो कई लोगों को शायद मुझे भी ये लगता था कि अब ये पूरी तरीके से इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे फोर्ड बिज़नेस सॉल्यूशंस में ऑलरेडी 12,000 लोग काम कर रहे हैं, 3,000 लोग फोर्ड हायर करने का सोच रही है अगले 3 सालों में एंड करीब $2 बिलियन का अक्यूमुलेटेड लॉस हुआ था इंडियन मार्केट में फोर्ड को पिछले 10 सालों में, जब इन्होंने एग्ज़िट किया इंडिया को। तो काफ़ी 15,000 करोड़ तक का लॉस हो चुका था इनका एंड 2% का पैसेंजर व्हीकल में इनका मार्केट शेयर था जब इन्होंने एग्ज़िट किया। सो वी हैव टू सी कि किस तरीके से यहाँ पे ये दोबारा से रिटर्न कर पाते हैं, कम बैक कर पाते हैं एंड क्या ये प्रोडक्ट्स इंडिया के लिए भी बनाएँगे या सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होंगे इनके। अब मैं आता हूँ अगले आर्टिकल पे। इंडिया कॉर्पोरेशन सीज़ मार्जिन राइजिंग एज़ क्रूड फॉल्स। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम क्रूड ऑयल की एंड क्रूड को हम लोग आजकल डिस्कस करते हैं, बट हमेशा गुड न्यूज़ रहता है इंडिया के लिए कि क्रूड ऑयल के दाम नीचे जा रहे हैं। यस, क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा किसको हो रहा है? लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज़ को अक्रॉस सेक्टर। इससे कितना फ़ायदा है मैं आपको बता देता हूँ। क्रूड ऑयल अगर कम रहेगा तो हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी जल्दी नीचे आएँगे, हमारे लोन्स वगैरह सस्ते हो जाएँगे सबसे पहले। आगे आप लोन लेना चाहते हो, कोई भी लोन हो, वो भी सस्ता हो जाएगा। कंपनीज़ ज़्यादा एक्सपेंशन करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, जॉब मार्केट काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है? कंज़म्पशन भी बढ़िया होगा, कंपनी के कॉस्ट तो कम होंगे ही, लेकिन कंपनी के आगे रेवेन्यू भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि कंज़म्पशन बढ़ता है, लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं जब ब्याज दर घटते हैं तो। तो क्रूड ऑयल यहाँ पे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें समझ में आता है एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो पेंट्स, इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स जैसे टेक्सटाइल, एफएमसीजी गुड्स, सब कुछ लिंक्ड है क्रूड लिंक्ड डेरिवेटिव से। क्योंकि यहाँ पे क्रूड के डेरिवेटिव्स ही यूज़ होते हैं। क्रूड के डेरिवेटिव्स मतलब क्रूड का मतलब पेट्रोल, डीज़ल नहीं होता है सिर्फ़। पेट्रोल, डीज़ल जैसे बहुत सारे और भी केमिकल्स हैं जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होते हैं इससे। सो ब्रेंट क्रूड करीब $70 पर बैरल के नीचे आ चुका है एंड कंसोलिडेट हो रहा है 72 के आस-पास। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आउटलुक भी है इंडिया के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि क्रूड का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर था, वो था चाइना एंड चाइना ने अगर आप देखें पिछले 1 सालों में, 2 सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखाई है, जिस लेवल की एक्सपेक्टेड थी वैसी रिकवरी भी नहीं आ रही है। सो एवरीबॉडी इज़ एक्सपेक्टिंग इंक्लूडिंग ओपेक कि चाइना में डिमांड बहुत ही सुस्त रहने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट में ओवर सप्लाई हो गया है एंड ओवर सप्लाई का फ़ायदा किसको मिल रहा है? इंडिया जैसी कंट्री को, क्योंकि
क्रूड से ये तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन साथ में रुपया भी बहुत कमज़ोर हो जाता है अगर हमें क्रूड ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़े या क्रूड ज़्यादा महँगा हो जाए। क्यों महँगा हो जाता है? क्योंकि क्रूड की पेमेंट्स डॉलर्स में करनी पड़ती है जब भी हम इम्पोर्ट करते हैं तो एंड यहाँ पे जितने भी बिल्स आते हैं हमारे, जब हम डॉलर में पे करते हैं, तो रुपया कमज़ोर होता है डॉलर के अगेंस्ट क्योंकि रुपया सेल करके हमें डॉलर बाय करना पड़ता है। तो रुपए की ओवर सप्लाई क्रिएट होती है मार्केट में। तो जैसे-जैसे प्राइस डिक्लाइन होंगे क्रूड ऑयल के, मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा जितनी भी कंपनीज़ क्रूड ऑयल को यूज़ करती हैं उनका एंड काफ़ी बेनिफिट इससे मिल सकता है। तो इनका जो मार्जिन है वो 15 से 17% के रेंज का है। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बर्जर पेंट्स की। बर्जर पेंट्स का ओवरऑल मार्जिन 15 से 17% का है, लेकिन ये 17% के ऊपर भी जा सकता है अगर रॉ मटेरियल प्राइसेज़ कम हो गए। तो बिना कुछ किए कंपनीज़ के प्रॉफिट बढ़ जाएँ, तो अलग ही मज़ा है, राइट? एंड अगर इंटरेस्ट रेट भी कम आ गया, नीचे आ गया, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ गए, तो ये 17% का मार्जिन और ऊपर जा सकता है, अगर कॉस्ट ऑफ डेट भी कम हो जाए तेज़ी से। तो यहाँ काफ़ी बड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा, अगर इसी तरीके से एनर्जी कमोडिटीज़ ये एनर्जी कमोडिटी है क्योंकि कमोडिटीज़ बहुत सारी तरीके की होती हैं, ये नीचे आते रहें, तो इंडिया इसका पूरा बेनिफिट उठा पाएगा, जैसे-जैसे कमोडिटी प्राइसेज़ नीचे रहेंगे। एंड जितने भी कमोडिटी है ना, इनका प्राइस इस वक़्त पे हमें क्यों दिख रहा है कि कम है? अगर आप देखें कमोडिटी में एक तो एनर्जी हो गया, एनर्जी में कौन-सा है हमारा? ऑयल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, एनजी बोल रहा हूँ मैं इसे एंड एनर्जी के बाद क्या आ गया मेटल्स। मेटल्स के दाम भी उतने ही नीचे हैं, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा हमें, ठीक है? महँगाई हमेशा कम रहेगी अगर इसी तरीके से कमोडिटी प्राइसेज़ नीचे रहे तो एंड इन दोनों के नीचे रहने का वजह सबसे बड़ा वजह है चाइना, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिमांड है। चाइना में अगर ग्रोथ नहीं रही ना ऐसे ही, तो इनकी डिमांड बिल्कुल सुस्त हो जाएगी एंड इंडिया को पूरा एडवांटेज मिलेगा। ग्रोथ के लिए हमें मेटल कमोडिटीज़ भी बहुत चाहिए, एनर्जी कमोडिटी भी बहुत चाहिए, तो इंडिया इसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है। ऑफ़ कोर्स हमारी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें तो मेटल प्राइसेज़ कम होने से जो डोमेस्टिक सेक्टर है, इसे परेशानियाँ देखनी पड़ रही है, लेकिन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि कमोडिटी प्राइसेज़ कम ही रहें। ऑटो सेल्स फॉल फॉर सेकंड मंथ। अब ऑटोमोबाइल सेगमेंट में ना इंडियंस को काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए इंडिया में बाइक्स बहुत ज़्यादा है, हर आदमी बाइक खरीदता है, कार की सेल्स भी बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो आप चाहे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो या आप खुद भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर को आप मिस नहीं कर सकते, राइट? प्लस जॉब्स, काफ़ी सारे जॉब्स ऑटोमोबाइल सेक्टर देता है स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग एंड एमबीए यूथ को। जिनकी कमी नहीं है इंडिया में। सो सबको अफ़ेक्ट करता है अगर ऑटो सेल्स ड्रॉप होते हैं तो। एंड अभी पिछले 2 महीने में ये देखने को मिल रहा है कि ऑटोमोबाइल का जो सेल्स है ना, पिछले 2 से 3 महीने में बोलूँगा, इस तरीके से हमें अट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं हमें देखना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ हो ना, जैसे सेल्स बढ़ जाएँ या गिर जाएँ, तो आप डेफ़िनिटली एकदम फैक्ट के साथ नहीं बोल सकते कि अच्छा यही रीज़न है इसका या ये रीज़न है। अभी दिवाली है, दशहरा है, फेस्टिवल सीज़न है, यहाँ पे बहुत बढ़िया हमें अपटिक देखने को मिलता है इनके डिमांड में। बट ओवरऑल प्रॉब्लम इससे क्या क्रिएट हुई है कि गाड़ियों की ओवर सप्लाई क्रिएट हो गई है मार्केट में। क्योंकि बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रही थी, उसी के हिसाब से कार मैन्युफैक्चरर्स डिमांड के हिसाब से कार्स बना रहे थे, लेकिन अचानक से डिमांड जब नीचे हुआ, ड्रॉप हो गया, तो सप्लाई तो एकदम से कम नहीं होगी और आपको तुरंत नहीं पता चलता कि डिमांड कम हो गई है, राइट? तो ये लैग की वजह से अब ओवर सप्लाई क्रिएट हो चुका है अगर हम देखें मार्केट में ऑटोमोबाइल्स का एंड इसकी वजह से इस बार दिवाली एंड दशहरा पे आप देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स से लेके मारुति से लेके जितने भी कार और बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट लोगों को यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि लोगों के पास इस वक़्त काफ़ी सारे ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं। तो इन्वेंटरी को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए ऑटोमोबाइल डीलर्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डिस्पैच हो रहा है ऑटोमोबाइल डीलर्स के पास ये 2% ड्रॉप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो रिटेल डिमांड यहाँ पे स्लगिश है, स्लगिश का मतलब है स्लो। स्लगिश का मतलब होता है इकोनॉमी के टर्म में भी बोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट के टर्म में भी, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में भी स्लगिश का मतलब होता है स्लो। एंड ओवरऑल अगर आप डिमांड देखेंगे तो पिछली बार से काफ़ी कम आ रही है। तो जो रिडक्शन है डिस्पैचेज़ का, कंपनी अब कम कार डिस्पैच कर रही है डीलर्स के पास, स्टिल उससे इन्वेंटरी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है। इन्वेंटरी अभी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है ओवरऑल। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं कि इन्वेंटरी लेवल कंट्रोल में है और जितने डीलर्स हैं जो स्टोर कर रहे हैं गाड़ियों को, उनका कहना है कि इन्वेंटरी कंट्रोल में नहीं है, इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड डिस्काउंटिंग स्कीम्स बहुत सारी आ गई हैं, कुछ स्लो मूविंग एसयूवीज़ हैं, उनको तो 3 लाख तक के डिस्काउंट पर भेजा जा रहा है। स्लो मूविंग एसयूवीज़ कौन-सी है? जो जल्दी नहीं बिकती है, ठीक है? अगर एक कार है, जो ऑन एन एवरेज
लेट्स से 10 दिन की इन्वेंट्री रहती है उसकी, मतलब 10 दिन में वो आने के बाद बिक जाती है। एक कार है जिसकी 20 दिन की इन्वेंट्री है, मतलब उसे बेचने में 20 दिन लगते हैं, तो वो कंपैरेटिवली स्लो मूविंग हुई। तो इसका मतलब यही है कि सर्टेन स्लो मूविंग एसयूवीज आर सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 3 लाख रुपीस। एंड यहाँ पे रीज़न क्या है? क्योंकि मैं एक कार ला रहा हूँ, 10 दिन में मैं 1 बेच रहा हूँ और एक आदमी 20 दिन में उस कार को बेच रहा है, तो 20 दिन में मैं 2 कार बेचूँगा, वो 1 बेचेगा। तो अगर हम पूरे साल की बात करें, 365 दिन की, तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा इससे डिफरेंस क्रिएट होता है एंड बहुत बड़ा ये वेरिएंस है दोनों के डेटा में। सो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अगर आप देखें, जब आप स्केल पे लेके जाते हैं, इकोनॉमिज़ ऑफ स्केल पे जब लेकर जाते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़र कर जाती है अलग-अलग कंपनी में एंड काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एंड उनके बैलेंस शीट पे। इन्वेंटरी लेवल कभी करीब 50 से 50 दिन के चल रहे हैं और एवरेज है 40 दिन का, मतलब ऑन एन एवरेज 40 दिन की इन्वेंटरी रहती है, स्टॉक रहती है और अभी 50 दिन की चल रही है। पहले ये 75 तक भी आ गई थी, क्योंकि स्टॉक बिल्डअप हो गया है फेस्टिव सीज़न के पहले। एंड स्टॉक लेवल एक्चुअली कम है सीएनजी मॉडल्स के लिए, जैसे कि मारुति अर्टिगा, एक्सेल 6 एंड डिज़ायर। ये इनका कहना है सीएनजी मॉडल्स के लिए कम है, लेकिन ओवरऑल डिमांड आउटलुक अभी भी वीक नज़र आ रहा है। जितने भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स देख रहे हैं, एक्सेप्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा। येस, यहाँ पे एक्सेप्ट इन्होंने लिखा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। टू व्हीलर मार्केट में करीब 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर थ्री व्हीलर मार्केट देखें, तो ऑटोज़ एंड दूसरे जो मैं बोलूँगा ऑटोमोबाइल्स हैं, यहाँ पे 8% की ग्रोथ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर इस टाइम पे वेट कर रहा है कि फेस्टिवल सीज़न में कुछ बहुत बढ़िया हो, कंज्यूमर्स पैसे खर्च करें और गाड़ियाँ खरीदें, नहीं तो ये उनके लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गोल्ड सर्जेस टू 2 मंथ हाई ऑफ 75,550 पर 10 ग्राम। गोल्ड प्राइसेस अगर आप देखें, तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बचपन से हमें बोला गया है कि भाई गोल्ड खरीदो। हमारे पेरेंट्स ने भी बोला है, गोल्ड बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है, राइट? सब जानते हैं ये। स्टॉक मार्केट में भी इंडियंस पैसा नहीं लगाना चाहते थे, हमेशा से गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं। तो क्या रीज़न है? देखिए, गोल्ड के बढ़ने का रीज़न, काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं गोल्ड के बढ़ने के। यहाँ पे 1200 से बढ़ चुका है एंड करीब 2 महीने के हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है गोल्ड, 75,550 पर 10 ग्राम, नेशनल कैपिटल रीजन में फ्राइडे को। एंड यहाँ पे बाइंग रश रहा है डोमेस्टिक मार्केट्स में बाय ज्वेलर्स अमिड ग्लोबल ट्रेंड्स। तो ओवरऑल अगर आप देखें, ग्लोबल जो प्राइसेज़ होते हैं ना गोल्ड के, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इंडिया में दिवाली पे डिमांड आ गई इसलिए बढ़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप देखें, तो गोल्ड के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं एंड इसका एक रीज़न बताया जा रहा है, ठीक है? एंड रीज़न है स्ट्रॉन्ग क्यूज़ इन इंटरनेशनल मार्केट्स, क्योंकि जहाँ पे रेट्स रिकॉर्ड हाई पहुँच गए थे, जब इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस फेडरल रिज़र्व रेट कट करने वाला है अगले हफ्ते एंड वेडिंग्स और फेस्टिवल सीज़न है, इसकी वजह से भी काफ़ी सारे बायर्स हैं जो गोल्ड के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड भी काफ़ी बढ़ रहा है यहाँ पे। गोल्ड प्राइसेज़ 5,000 से गिर गए थे, 71,000 आ गए थे लोकल मार्केट्स में, जब गवर्नमेंट ने बजट वाले दिन क्या किया था, कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया था। तो हमें देखने को मिला था गोल्ड एक दिन में ही 5-6 हज़ार पॉइंट गिर गया था, ठीक है? तो अब यहाँ पे वापस से एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। गोल्ड प्राइसेज़ जो हैं ऑल टाइम हाई पहुँच चुके हैं फ्राइडे को। डॉलर कमज़ोर हो रहा है सबसे पहले, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पे एंड इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस फेडरल रिज़र्व से अगले हफ्ते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन रहने वाला है कि आगे गोल्ड कैसे बढ़ता है यहाँ से या गिरता है। तो अगले हफ्ते वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर फेडरल रिजर्व रेट कट करता है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड का प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे जाएगा। आते हैं एडिटोरियल आर्टिकल पर, रिव्यू इन्फ्लेशन टारगेट। कई दिनों से, कई महीनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन इंडिया में, महँगाई दर कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या नहीं कंट्रोल हो रहा है महँगाई दर में? सबसे पहले तो देखिए महँगाई दर में क्या आ जाता है, एक तो फ्यूल आ जाता है हमारा, कमोडिटी जैसे ऑयल प्राइसेज़, डीज़ल प्राइसेज़, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये नीचे है, ये कंट्रोल में है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किससे हो रही है हमें? प्रॉब्लम हो रही है फूड इन्फ्लेशन से। फूड इन्फ्लेशन कई लोग बोल रहे हैं, कई सारे आर्टिकल्स हमने कवर भी कर दिए कि भाई ओवरऑल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हमारा इंडिकेटर है ना, इसमें फूड इन्फ्लेशन जो है, जिसकी वजह से 4% का हमारा टारगेट है, ये अचीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जा रहा है। हमारे पल्सेस, दाल से लेके, चने से लेकर सब्जियाँ 10-10%, 14-14% का यहाँ पे हमें स्पाइक देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल महँगाई दर बढ़ जाता है और महँगाई दर बढ़ जाता है, तो हमारी सेंट्रल बैंक, यूएस के सेंट्रल बैंक की तरह ब्याज दर को घटा नहीं पा रही है। और इंडिया में भी ब्याज दर घटेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे ब्याज कम हो जाएँगे अगर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन में थी, तो लोगों ने बोला भाई फूड इन्फ्लेशन को हटा दो आप।
क्योंकि जब आप ब्याज दर बढ़ाते हो महँगाई को कम करने के लिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से महँगाई बढ़ रही है। तो ब्याज दर बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है मार्केट में से पैसा कम हो जाता है, पैसे का सप्लाई, मनी सप्लाई कम हो जाता है। लेकिन मनी सप्लाई कम होने से भी क्या फूड इन्फ्लेशन कम होगा? क्या चने और दाल के रेट गिर जाएँगे? नहीं, क्योंकि इनका प्रॉब्लम सप्लाई से है, डिमांड से नहीं है। हमने यही सीखा है कि सप्लाई शॉक्स आते रहते हैं, कभी मौसम की वजह से, बाढ़ की वजह से, तो इनके दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक पॉइंट काफ़ी जो लोग रख रहे थे, इस राइटर ने यहाँ पे इसको रिफ्यूट किया है कि आप फूड इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन के डेटा से नहीं हटा सकते। इससे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इनका एक कॉन्ट्रा ओपिनियन है एंड जो जनरल पब्लिक का ओपिनियन था उससे तो हम एक बार डिस्कस करते हैं, काफ़ी लॉजिकल पॉइंट है एंड इससे समझ में भी आता है कि फूड इन्फ्लेशन को आप क्यों नहीं निकाल सकते इंडिया के इन्फ्लेशन डेटा से। जस्ट बिकॉज़ आपको ब्याज दर घटाने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे डिसीजंस लें। इकोनॉमिक सर्वे आया 2023-24 का और सजेशन दिया गया कि फूड को एक्सक्लूड कर दिया जाए आरबीआई के इन्फ्लेशन मेजर से ओवरऑल। महँगाई दर में फूड को नहीं लिया जाए क्योंकि आरबीआई फूड के प्राइसेज़ को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। वो ब्याज दर से कोई रिलेशन नहीं है उनका। ये बात बिल्कुल सच है। एंड डिस्कशन ये भी रहा है कि हम जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं एफआईटी फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किया है आरबीआई ने 2015 में, इस पे भी आगे हमें क्या करना चाहिए? इसे क्या चेंज कर देना चाहिए? तो किसी भी फ्रेमवर्क को आप रिव्यू कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं या फिर अबांडन भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं पूरी तरीके से, अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, लेकिन जिस ग्राउंड पे आप ये करना चाह रहे हैं ना, वो प्रॉब्लमैटिक है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनका ये कहना है। सबसे पहले तो आर्ग्यू किया गया कि फूड इन्फ्लेशन एमेनेबल नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या? ब्याज दर को कंट्रोल करना, बढ़ाना, घटाना, महँगाई दर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसमें फूड इन्फ्लेशन जो फूड से रिलेटेड महँगाई है, इसको हटा दो, इसको नहीं हटा रखना चाहिए हमें। ये अनफेयर है सेंट्रल बैंक को टारगेट देना इन्फ्लेशन एज़ अ लार्ज पोर्शन के लिए, जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। मतलब सेंट्रल बैंक की ज़िम्मेदारी आप नहीं रख सकते हो कि फूड इन्फ्लेशन को भी वही कंट्रोल करे। तो की क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो इनका ये कहना है कि की क्वेश्चन ये नहीं है कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकता है या नहीं फूड इन्फ्लेशन को, क्योंकि ये नहीं कर सकता। इंटरेस्ट रेट जो टूल है, ब्याज दर जो टूल है, वो डिमांड मैनेजमेंट के लिए है। उससे आप मार्केट के डिमांड को कंट्रोल करते हो। लेकिन फूड इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की वजह से चेंज होता रहता है। तो कोई भी इन्फ्लेशन मेजर अगर आप बनाएँगे विदाउट फूड, तो क्या वो मीनिंगफुल रहेगा? अगर आप फूड इन्फ्लेशन को निकाल दो, क्योंकि फूड का इंडिया के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 46% का वेटेज है, 46% का। सो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, आप ये देखिए। एंड रिस्क है यहाँ पे सेकंड राउंड इफेक्ट्स का, जहाँ पर जो इफेक्ट्स होंगे हाई और परसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन के, वो काफ़ी रियल हैं एंड आप इसे हटा नहीं सकते। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि सेंट्रल बैंक टारगेट कर रही है इन्फ्लेशन मेजर जो फूड को हटा एक्सक्लूड कर देता है और एवरेज फूड इन्फ्लेशन अगर बिलो या क्लोज टू इन्फ्लेशन टारगेट रहता है तो कोई रिस्क नहीं होगा सेकेंड राउंड इफेक्ट्स का। इस टर्म को ध्यान रखिएगा, सेकेंड राउंड इफेक्ट्स। लेकिन अगर एवरेज फूड इन्फ्लेशन आपने हटा दिया सबसे पहले तो इन्फ्लेशन के मेजर से ही, लेकिन वो बहुत ज्यादा रहा टारगेटेड इन्फ्लेशन से एंड परसिस्टेंट भी रहता है, तो इसका बहुत ही सीरियस रिस्क हो सकता है ऑफ स्पिलिंग इट ओवर हेडलाइन इन्फ्लेशन थ्रू वेज प्राइस स्पाइरल। क्योंकि फूड इन्फ्लेशन भले ये पार्ट हो या ना हो इन्फ्लेशन के टारगेट का या मेजर का, इससे इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जरूर बढ़ेंगी एंड इसकी वजह से क्या होगा, वेजेस वर्कर्स के वेजेस में जरूर रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि आप ये भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है जिनका मेजॉरिटी ऑफ खर्चा एक्चुअली फूड कंजम्पशन में चला जाता है क्योंकि उनकी वेजेस इतने कम हैं। तो आप अगर फूड को हटा दो, मैं आर्टिकल से हट के थोड़ा बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉपिक वही है कि इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है जिनका मेजॉरिटी ऑफ खर्चा, काफ़ी बड़ा खर्चा फूड पे जा रहा है। तो अगर फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इनके लिए महँगाई बढ़ गई है और बाकी इंडिया के लिए लेकिन नहीं बढ़ी है, क्योंकि आरबीआई के डेटा में दिखेगा कि इन्फ्लेशन तो भाई सिर्फ 3% है। महँगाई दर तो बढ़ ही नहीं रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसी हिसाब से बनेंगी सारी, फोरकास्ट उसी हिसाब से बनेंगे, डिसीजन 3% के हिसाब से लिए जाएँगे। लेकिन रियलिटी में होगा ये कि इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, आप उसे इग्नोर कर दे रहे हो फिर। क्योंकि उनके लिए मेजॉरिटी ऑफ जो खर्चा है वो फूड पे जा रहा है, लेट्स से 50% भी जा रहा है अगर, तो
वो तो बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाएँगे हमारे सारे गवर्नमेंट के डिसीजन से और बेनिफिट उन्हें मिलेगा नहीं एंड आरबीआई जो भी चीज़ें करेंगी, वो एक आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल बेसिस पे होगा क्योंकि रियल इकोनॉमी में जो रियलिटी है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो लिटरेचर जो है इट इज़ रिप्लीट विथ इनफ एविडेंस कि सेकंड राउंड इफेक्ट्स आ सकते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में एंड अगर फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा इंडिया के लिए। जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज़ आई 2013 से और बैक सीरीज़ डेटा आया जनवरी 2011 से, तो फूड इन्फ्लेशन 6% और उससे ऊपर था। 76 आउट ऑफ 151 मंथ्स मतलब 50% से भी ज़्यादा वक़्त तक 8% एंड उससे ऊपर रहा है फूड इन्फ्लेशन 53 मंथ्स में। एंड जो होल आइडिया है फूड को एक्सक्लूड करने का टारगेट मेजर से is to tolerate much higher food inflation than even from present level and it cannot but impact the headline inflation. तो ये headline inflation जो है तब भी ये इसे इम्पैक्ट करेगा चाहे आप इसे इंक्लूड करो या ना करो क्योंकि रियल इकोनॉमी की अगर आप बात करते हो तो वर्कर्स ज्यादा वेज मांगेंगे अगर चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी तो एंड उनके वेजेस में ये रिफ्लेक्ट भी होगा जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन को अफेक्ट करेगा ही करेगा। दूसरा रिलेटेड आर्ग्यूमेंट ये है कि रीसेंट पीरियड में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि सेकेंड राउंड इफेक्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन। नॉन फूड इन्फ्लेशन ट्रेंड कर रहा है लोअर, ठीक है, ज्यादा हाई रहा नहीं है। नॉन फूड इन्फ्लेशन में आप देख लीजिए ना, पेट्रोल डीजल से लेके जो बाकी चीजें हैं। करंट फूड इन्फ्लेशन है बट लो कोर इन्फ्लेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय टू फैक्टर्स। सबसे पहले तो मॉनेटरी टाइटिंग हुई है 250 बेसिस पॉइंट्स की मई 2022 से। मॉनेटरी टाइटिंग का मतलब ब्याज दर बढ़े हैं। फूड इन्फ्लेशन 11.5% पे पीक हुआ और जुलाई 2023 से 8.5 से 9% के बीच में चल रहा है। ये ट्रेंड जो है ये सिग्निफिकेंटली डाउनवर्ड ट्रेंड है रिसेंट मंथ्स में। अगर फूड इन्फ्लेशन फिर से बढ़ा और परसिस्टेंट रहा तो इसकी वजह से हमारा कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। ये अकेले पूरे इन्फ्लेशन को बाकी इन्फ्लेशन को भी इम्पैक्ट करेगा, भले ही आप इसे इंक्लूड करो या ना करो सीपीआई में। तीसरा आर्गुमेंट ये भी है कि जो हमारा फिट फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ चॉइस नहीं है और भी दूसरे तरीके हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, जैसे कि मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच जो आरबीआई फॉलो करता था बिफोर फिट वर्क फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किया गया। लेकिन ये फर्दर एक आर्गुमेंट रखी गई कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है सेंट्रल बैंक का, ये बेस्ड होता है इस प्रेमिस पे कि इन्फ्लेशन एक मॉनेटरी फिनोमिनन है एंड ये थ्योरी है इट हैज नॉट हेल्ड अप वेल इन लास्ट 3 डेकेड्स। जो रियल फैक्टर्स है जिनका बिग रोल है इन्फ्लेशन को फ्यूल करने में। एमआई अप्रोच अडॉप्ट किया गया था आरबीआई के द्वारा 1998 में मॉनेटरी टारगेटिंग फ्रेमवर्क जब अबैंडन कर दिया गया था उसके बाद। लेकिन इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ग्लोबली पूरी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। आज करीब 55 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क अडॉप्ट करती है, जहां इन्फ्लेशन को वो टारगेट करती है कि उन्हें इस रेट पर लेकर आना है और उसके बाद ही वो ब्याज दर को वापस से घटाएंगे। एंड कई सारे गुड रीजंस हैं जिसकी वजह से इतना ट्रैक्शन मिल रहा है इसको। अर्जेंटीना सिर्फ एक कंट्री है जिन्होंने अबैंडन किया है इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क 2018 में। विद इन 26 मंथ जब उन्होंने अडॉप्ट किया तो वापस से उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इनकंसिस्टेंसीज थी यहाँ पे। एंड प्लस मैं बता दूं अर्जेंटीना की इकोनॉमी भी बहुत अलग रही है, काफी विपरीत रही है। अभी भी वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो नेगेटिव है, ऑल्दो हालत पहले से बेटर हुई है बट काफी मॉनेटरी क्राइसिस चला है वहाँ पे एंड मॉनेटरी प्रॉब्लम्स बहुत सारे रहे हैं वहाँ पे। एंड इट इज नॉट की इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, जबकि सारे मॉनेटरी फ्रेमवर्क्स अगर आप देखें ना तो वो भी एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि परसिस्टेंट इन्फ्लेशन एक मॉनेटरी फिनोमिनन है एंड ये प्रिंसिपल कोर है हर एक मॉनेटरी पॉलिसी का। तो अगर आप ये बोलते हैं कि इन्फ्लेशन मॉनेटरी फिनोमिनन नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रोल ही नहीं है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में। ब्याज दर घटाने बढ़ाने से फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको अगर आप बोलेंगे ये मॉनेटरी फिनोमिनन नहीं है, तो ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। तो टू कंक्लूड ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होगा टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी की प्राइस स्टेबल रहे इन फेस ऑफ हाई एंड परसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन। आप भले फूड इन्फ्लेशन को डेटा से हटा दें, बहुत चैलेंजिंग रहेगा कि आप ओवरऑल इन्फ्लेशन को फिर भी कंट्रोल कर पाएं क्योंकि इसके इफेक्ट्स दूसरी चीजों पे भी आ ही जाएंगे एंड ये स्पिल ओवर कर जाएगा टू हेडलाइन इन्फ्लेशन विद अ लैग थ्रू वेज प्राइस स्पाइरल। परसिस्टेंट इन्फ्लेशन एक मॉनेटरी फिनोमिनन है एंड ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क से आप सॉल्व कर सकते हो सिर्फ। एंड इन्फ्लेशन टारगेट जो करेंटली 4% का है विद टॉलरेंस ऑफ +2 +-2%, ये फिक्स्ड है, होता है हर 5 साल पर। तो नेक्स्ट रिव्यू होना है 2026 में। लेकिन जो इन्फ्लेशन टारगेट है टॉलरेंस बैंड है, ये दोनों मैटर है ऑफ डिटेल इन्वेस्टिगेशन एंड इन्हें एग्जामिन करना चाहिए फ्रेश
एंड 2026 में फिर से जब ये डिबेट होगा, रिव्यू के लिए होगा, तब वी कैन रिसर्च, डिस्कस एंड डिबेट कि जो करंट इन्फ्लेशन टारगेट है एंड टॉलरेंस बैंड है, क्या ये अप्रोप्रिएट है या फिर इन्हें ट्वीक करना चाहिए। तो ओवरऑल इस आर्टिकल ने काफ़ी अच्छे से कवर किया है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो हम पॉलिसी अभी फॉलो करते हैं, किस तरीके से इसमें आप चेंजेस ला सकते हो, बट ओवरऑल ये काफ़ी सही है अभी। दूसरी चीज़ें आप कर सकते हो, बट वो रिव्यू के वक़्त करना सही है, इस वक़्त कुछ भी चेंज करना सही नहीं होगा अगर आप करना चाहते हो। आते हैं अगले आर्टिकल पे, बिल्कुल इसी से रिलेटेड मॉनसून ब्लूज़। अब यहाँ पे हम मॉनसून की बात कर रहे हैं। ये इस आर्टिकल में बात हो रही है कि जो प्रॉस्पेक्ट है अबव नॉर्मल रेनफॉल का ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जून से ही शुरू होता है एंड एक्सटेंड करता है बियॉन्ड सितंबर। अब हम अचानक से मॉनसून क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन कितना नोटोरियस हो गया हमारे लिए, कितना परेशान कर रहा है हमारे आरबीआई को। और ये फूड इन्फ्लेशन सीजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मॉनसून बढ़िया है तो फूड इन्फ्लेशन कम रहता है। इस बार तो मॉनसून भी बहुत बढ़िया हुआ। अबव नॉर्मल रेनफॉल रहा है इंडिया में। हर जगह काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाना भी प्रॉब्लमैटिक है। तो यहाँ पे देखिए कि बिगिनिंग ऑफ जून से लेके जो एक्सटेंड करता है सितंबर तक, इसे एक गुड ऑगरी कहा जाता है फॉर अ बाउंटीफुल खरीफ क्रॉप आउटपुट। खरीफ क्रॉप आउटपुट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन ये जो डिपेंशन है इट्स ऑन बट इट दिस डिपेंड्स ऑन इट्स स्पेटियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन। इस साल मॉनसून रिवाइव हुआ जून के बाद एंड पूरे कंट्री को कवर किया है अहेड ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल से पहले। काफ़ी अच्छा रेनफॉल रहा सेकंड हाफ सीजन में भी एंड इसकी वजह से मासिव फ्लड्स देखने को मिले हमें सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में। डेडली लैंडस्लाइड्स आए केरला में, हमने अभी देखा काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ है यहाँ पे। एंड शार्प कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखें तो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ओवरऑल डिफिशियंसी रही रेनफॉल की। करीब 71% जो जिले हैं आउट ऑफ 729 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, दे हैव रिसीव्ड नॉर्मल टू सरप्लस शावर्स दिस फार। 71% जगहों पर नॉर्मल टू सरप्लस रेनफॉल रहा है यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का बिहेवियर, राइटर का कहना है, इंक्रीजिंगली वेवर्ड हो गया है विद एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल्स एंड हेवी वेट स्पेल्स। इसका मतलब इनका ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो ये रहा है कि कई दिनों तक तो सूखा रहता है और जब बारिश होती है तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो जाती है एक बार में, तो इससे डिस्ट्रक्शन हो जाता है और फ्लड्स आ जाते हैं। अराउंड 45 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में ऐसे हैं जहां पे स्वैपिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पे फ्लड प्रोन एरियाज में सूखा पड़ जा रहा है एंड उल्टा हो रहा है वो एरियाज में जहां पे ड्राउट है। तो ये स्टडी की गई आईपीई ग्लोबल द्वारा। मॉनसून with monsoon appearing to have a mind of its own, above normal rainfall necessary नहीं है, ठीक है, and it is an unmixed blessing। ऑल्दो सोइंग ऑपरेशंस जो समर सीजन क्रॉप्स के लिए होते हैं जैसे कि पैडी, कोअर सीरियल्स, पल्सेस, सोयाबीन, ये खत्म हो चुके हैं। कोपियस रेनफॉल की वजह से खरीफ क्रॉप के यील्ड्स खराब हो सकते हैं। मासिव फ्लड्स आए हैं गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, जिसकी वजह से आउटपुट इंपैक्ट हो सकता है ग्राउंड नट का, पल्सेस का एंड कॉटन का, जिसका एक्रेज लोअर है एज कंपेयर टू लास्ट 5 years। एंड अक्टूबर तक अगर रेनफॉल हो गया तो इससे पैडी क्रॉप भी खराब हो जाएगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एक्सपेक्टेड है कि सून अनाउंस करेगी अपना फर्स्ट एस्टिमेट खरीफ प्रोडक्शन का। एंड ये एस्टिमेट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शेयर मार्केट को भी इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मॉनसून के प्रोडिक्शन की वजह से मार्केट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मॉनसून पे इंडिया में बहुत चीजें डिपेंड करती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि लक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वेदर किसी के कंट्रोल में नहीं है ना। और जब आप वेदर पे इतना ज्यादा आपकी चीजें डिपेंडेंट है कि आप आईटी सेक्टर में काम करते हो, पैसे इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में डालते हो, उसका परफॉर्मेंस कई हद तक इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आज इस साल रेनफॉल कैसा होना है, कहीं ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो आप डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो या ना हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंड आप कहीं भी रहते हो, किसी भी सेक्टर में काम करते हो, अगर मौसम इसी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल रहेगा एंड एग्रीकल्चर आउटपुट सही नहीं होगा, तो हमारा फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं होगा, आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड इसकी वजह से एक और इश्यू क्रिएट होगी इंटरेस्ट रेट की, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पिछले आर्टिकल में, कि फूड इन्फ्लेशन हाई रहने की वजह से ब्याज दर भी नहीं घटेंगे, तो हमारे एजुकेशन लोन्स भी इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि इस साल मॉनसून कैसा होगा। तो हो सकता है 1-2 साल से डिले हो जाए हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग है, जस्ट बिकॉज़ इस बार बारिश ज़्यादा हो गई, अब सूखा पड़ गया इंडिया में। तो कितनी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है एंड हमारी लाइफ को कितनी ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिज़नेस न्यूज़ पेपर पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि हम महत्व समझें उन चीज़ों का
जो डायरेक्टली हमारी लाइफ़ को ऐसे अफ़ेक्ट नहीं कर रही है, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है हमारे डिसिज़न्स में। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।